नमस्कार, आप देख रहे हैं अर्पण न्यूज़ और हाल फिलहाल हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं एक वरिष्ठ पत्रकार सुनील जायसवाल जी। पॉलिटिक एनालिटिक्स की काफ़ी ज़्यादा समझ रखते हैं। कुछ डाउट्स मेरे दिमाग में हैं क्योंकि हाल फिलहाल यूजीसी जो है रेगुलेशन रो 2026 के ऊपर बवाल मचा हुआ है। हालांकि कोर्ट की तरफ से स्टे लगा दिया गया है, लेकिन बवाल कायम है। क्या होगा ये आने वाले वक्त पर पता चलेगा, लेकिन कई सवाल इस बीच उठे और इन सवालों में जो सबसे बड़ा सवाल वो ये रहा कि आखिर सरकार इस तरह के कानून क्यों लाती है, जो कानून सरकार को वापस लेने पड़ते हैं या फिर उसके ऊपर बवाल हो जाता है, विरोध होता है और जनता का आक्रोश जो है वो फेस करना पड़ता है। हाल फिलहाल सुनील जी हमारे साथ हैं। सुनील जी नमस्कार। नमस्कार। इस पूरे मुद्दे पर जिस तरह से बवाल हुआ, आपने देखा कि मतलब वही जो जनरेशन, वही जो पॉलिटिकल सपोर्ट जो एक सरकार के पास थी, कल तक कहती थी कि कटेगा तो बटेगा, वही जो जनरेशन है वो कहने लगी कि मोदी जो है तेली हैं और उन्होंने अपना काम कर दिया है। मतलब जाति है कि जाति नहीं, जातियों में बढ़ जाकर हम जो है यहाँ पर नज़र आते हैं। क्या पूरे मामले पर राय है कि जो कानून ऐसे क्यों सरकार लाती है? दरअसल देखिए, कानून जरूर नए फॉर्मेट में था, लेकिन कानून पुराना है। कुछ इसमें चीज़ें जोड़ी गई थी, जिससे ओबीसी वर्ग को इससे अछूता रखा गया था, ओबीसी को इंक्लूड किया गया है। अब रही बात कि कानून क्यों लाया गया, भाई जो भी अभी लंबे अरसे से सरकार चल रही है केंद्र में, कानून को इतना बड़ा बताना और इतना गलत बताना एक राजनीति से प्रेरित ही समझते हैं। क्योंकि देखिए, मोदी सरकार का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि भाई कानून आप कह लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट के भय से या सुप्रीम कोर्ट ने उस पर स्टे लगा दिया गया है, भय नहीं कहूँगा, लेकिन इसमें सबसे बड़ी चीज़ शुरुआत होती है धर्मेंद्र प्रधान के स्टेटमेंट से। जब ये कानून आता है तो धर्मेंद्र प्रधान स्टेटमेंट देते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के मार्गदर्शन में ये कानून बना है। जब सुप्रीम कोर्ट के मार्गदर्शन में ये कानून बना है तो वो कानून वापस क्यों हुआ, ये सवाल बड़ा है। अगर वापस हुआ तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने स्टे क्यों लगाया, ये भी सवाल है। और रही बात कानून क्यों लाया गया, तो भेदभाव विश्वविद्यालय में होते हैं। रोहित वेमुला का केस देख लीजिए, तो ये चीज़ें हैं। अभी हालांकि बहुत बड़ी बात सुप्रीम कोर्ट ने कोट किया है कि क्या हम जाति विहीन समाज की तरफ जो जा रहे थे अब हम पीछे आ रहे हैं, ये बड़ी सवाल है। तो कानून पे कई विसंगतियाँ हैं। एक मैकेनिज्म नहीं था कि अगर गलत कोई आरोप लगा देता है तो उस पर कोई कानूनी रूप से कोई कार्रवाई नहीं होगी। तो ये कानून की कुछ विसंगतियाँ थी, जिसे दूर करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन दिया है और ये कानून वापस नहीं आएगा, नए रूप में फिर सामने लोगों के फिर कानून आने वाला है। देखिए, सरकार तो बैकफुट पर नजर आ रही है। सरकार तो ऐसा दिखा रही है कि भाई ठीक है, माहौल शांत करो। जैसे ऐसा लगता है कि सरकार का एक फैसला जो है वो बैकफायर कर गया। यहाँ सरकार ने जिस तरह से जल्दबाजी में, पहले आपने कहा ना कि पहले कोर्ट ही लाती है और कोर्ट ही स्टे लगा देती है, तो पहला सवाल तो ये उठता है कि कोर्ट ने लाते वक्त इसको देखा क्यों नहीं। दूसरी बात ये फिर बनती है कि कोर्ट ने स्टे कैसे लगा दिया। तो ये जो जन भावना है जो आक्रोशित नजर आई, क्या इससे इंटरनली एक डर पॉलिटिकल पार्टी के रूप में भारतीय जनता पार्टी को पैदा हुआ? आप देखिए, मैं अगर ट्रैक रिकॉर्ड देखिएगा भारतीय जनता पार्टी की सरकार की या एनडीए की, तो कोई कानून बड़ी सख्ती से लोग लाते हैं और खूब विरोध होता है। सड़कों पे लोग आ जाते हैं, चाहे महिला के आरक्षण को लेकर ले लीजिए, चाहे धारा 370 को ले लीजिए। कितनी गुमराह किया गया देश को, कितने बार कितनी पार्टियों ने इसको लेकर भारत सरकार को घेरा, लेकिन भारत सरकार कभी बैकफुट पे नहीं आई। ट्रिपल तलाक जैसा मुद्दा ले लीजिए, तो सरकार बड़ी मजबूती से लाती है। और मैं ये बार बार कहता हूँ कि सरकार कोई कानून वापस नहीं करती है, ये सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगाया है, इसमें सरकार का कोई लेना देना नहीं है। और यूजीसी का ये कानून था, यूजीसी फॉर्मेट लेकर आई थी और उसमें एजुकेशन मिनिस्टर और मुझे लगता है कि उसके जो चेयरमैन थे उसको दिग्विजय सिंह हेड कर रहे थे। इसीलिए कांग्रेस कुछ बोल नहीं रही थी, केवल समाजवादी पार्टी जैसी रीजनल पार्टियां कुछ बोल रही थी, लेकिन कांग्रेस और जो मेन स्ट्रीम की पॉलिटिक्स पार्टी हैं, जो नेशनलाइज पार्टी हैं, वो नहीं बोल रही थी इस मुद्दे पर, क्योंकि उनको पता था कि ये कानून कैसे आया है। तो मुझे नहीं लगता है कि लोग कहते हैं कि किसान को लेकर जो किसानों के लिए जो बिल बनाया गया था उस पर बैकफुट पे सरकार चली गई थी, तो वो तात्कालिक रूप से उस कानून को जरूर वापस लिया गया था या रोक लगाया गया था, लेकिन वापस नहीं लिया गया था।
बड़ी मजबूती से कानून लाती है भारतीय जनता पार्टी और उसको लेकर पीछे कदम कभी नहीं खींचती है, ये मेरा मानना है। नहीं देखिए, मजबूती तो आपकी बात मैं समझता हूँ कि मजबूती से तो कानून लाती है, क्योंकि जाहिर है कि लोकसभा और राज्यसभा उसमें बहुमत है, तो मजबूती से ही कानून आता है। लेकिन कहीं ना कहीं आपको ये नहीं लगता कि इस बार जो कानून लाया गया ये बहुत ही ज़्यादा जल्दबाजी में लाया गया? क्योंकि देखिए, एक तरफ आप यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की बात करते हैं कि जो यूनिवर्सिटीज़ उनके अंडर आती हैं, वहाँ तो सरकार को लगता है कि भाई जो स्टूडेंट्स हैं उनके साथ भेदभाव होगा, लेकिन आईआईटी भी तो है, हाँ, बाकी इंस्टीट्यूट्स भी तो हैं। हाँ बिल्कुल, ये भी कमी है। अब भाई यूनिवर्सिटी जैसे यूजीसी के अंडर में कॉलेजेज आते हैं, विश्वविद्यालय आते हैं, जहाँ प्रोफेशनल कोर्स नहीं होते हैं, ट्रेडिशनल एजुकेशन होते हैं वहाँ पे, ग्रेजुएशन लोग करते हैं, एमए करते हैं, लेकिन क्या जो डॉक्टर बनते हैं, जो इंजीनियर बनते हैं, जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन में होते हैं, आईआईएम्स में होते हैं, आईआईटी में पढ़ते हैं, क्या वहाँ भेदभाव नहीं होता है? ये भी एक बड़ी कमी रही इस कानून में। उस बड़े तबके को क्यों छोड़ दिया गया? या सरकार की कमी रही? क्या ड्राफ्टिंग कमेटी में मुझे लगता है सबसे ज़्यादा चुने हुए सरकार के लोग थे, बीजेपी के सबसे ज़्यादा सांसद थे, क्या उन्होंने ऑब्जेक्शन वहाँ नहीं उठाया कि भाई उस विश्वविद्यालय के अलावा उन कॉलेज, उन बड़े इंस्टीट्यूट जो ऑटोनोमस बॉडी हैं, आईआईटी, आईआईएम्स को भी शामिल किया जाए? ये सरकार की कमियां नहीं है। मतलब यहाँ पर सरकार कानून तो मजबूती से लाई, लेकिन ये कह सकते हैं कि उसकी तैयारी कानून की पूरी नहीं थी। मतलब एक आधा अधूरा आप कह सकते हैं कि फायर किया गया, जिसमें ऑलरेडी तैयारी नहीं थी कि भाई अगर या तो भेदभाव हो रहा था वो स्कूल के सीनियर सेकेंडरी में भी हो सकता है और बाकी यूनिवर्सिटीज़ में भी हो सकता है ना। तो वो एक तरह से कह सकते हैं कि सिर्फ एक यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के लिए ही लाया गया और ये भी बैकफायर कर गया। अब दूसरे सवाल पर आते हैं। सवाल ये है कि कहीं ना कहीं यहाँ पर ये लगता है कि अब जो है मोदी सरकार जो है, इसमें जो राजा है, राजा साहब की लड़ाई जो है वो तेज हो गई है। मतलब कि कौन गद्दी पर बैठेगा, इसको लेकर इतनी फाइट हो गई है, कहीं ना कहीं लगता है कि अब कुर्सी की जो दौड़ है उससे एक इंटरनल पॉलिटिक्स उत्पन्न हुई है और शायद लगता है कि ये इंटरनल पॉलिटिक्स का नतीजा है। भाई क्या आपको लगता है कि आने वाले टाइम पर प्रधानमंत्री बदलने वाला है? नहीं, प्रधानमंत्री के लिए बदलना तो है, समय पे बदल जाएंगे, लेकिन मैं एक बात बताता हूँ, हमेशा बोलता भी हूँ, लोगों को बताता भी हूँ कि प्रधानमंत्री वही बनेगा जो मुख्यमंत्री रहा होगा। तो ये पहली योग्यता है प्रधानमंत्री के लिए, अब जो सेट योग्यता है, ये एबिलिटी, सेट एबिलिटी हो गई है कि वो सीएम रहा हो। क्योंकि जिस तरह से एक्सपीरियंस और वाइड कॉन्सेप्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को चलाया है, तो अनुभव की ज़रूरत तो है। तो जाहिर है कि इसमें अमित शाह के लोग नाम लेते हैं कि अमित शाह बन जाएंगे, तो अमित शाह सक्सेसर नहीं है, उनका विकेट पहले ही गिर चुका है। हाँ, हेमंत बिस्व शर्मा है, योगी आदित्यनाथ है, शिवराज सिंह चौहान, एक लंबी सेकंड लाइन है लीडरशिप का, तो जो मुख्यमंत्री रहे हैं वो बन सकते हैं। तो क्या लगता है आपको कि क्या ये जो बवाल हुआ, इस बवाल में जैसे ही ये नारेबाजी शुरू हुई, प्रोटेस्ट शुरू हुआ, अमित शाह का बयान आता है। अमित शाह कहते हैं कि जो सनातन का साथ नहीं देती हैं सरकारें, वो सरकारें दोबारा नहीं आती हैं। तो ऐसे में क्या ये कवायद चल रही थी कि अमित शाह है जो प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं और इसीलिए ये जो है धर्मेंद्र प्रधान को मोहरा बनाकर ये तीर छोड़ा गया? क्या अभी प्रधानमंत्री की रेस में नरेंद्र मोदी जो हैं वो तो जाहिर सी बात है कि रिटायर होंगे ही होंगे, लेकिन उनकी रेस में नरेंद्र मोदी के बाद एक ही नाम सामने आता है, जाहिर है योगी आदित्यनाथ। अगर वो तीसरी बार मुख्यमंत्री बन जाते हैं तो शायद पूरे देश में कोई ऐसा प्रबल दावेदार नहीं बचेगा। लेकिन यहाँ पर सिर्फ यही नहीं होता कि योगी आदित्यनाथ प्रबल दावेदार बन जाते हैं, यहाँ पर यह भी होता है कि अगर योगी आदित्यनाथ प्रबल दावेदार बन जाते हैं प्रधानमंत्री पद के, तो फिर जो आपने लाइन बताई, शिवराज सिंह चौहान मान लीजिए या फिर आप और बाकी जो नाम आपने लिए, हेमंत बिस्व शर्मा मान लीजिए, योगी आदित्यनाथ, हाँ नहीं, योगी आदित्यनाथ की मैं बात कर रहा हूँ, अगर वो क्वालिफाइड कर जाते हैं और जाहिर है अभी फिलहाल सबसे ऊपर अगर देखा जाए तो उन्हीं का नाम चल रहा है, तो फिर इन सबका पत्ता कट जाता है। तो क्या ये इंटरनल पॉलिटिक्स का भी एक नतीजा रहा? देखिए, मेरा ये मानना है कि अमित शाह प्रधानमंत्री बनने के लिए कई प्रयोग कर चुके हैं और ये आखिरी प्रयोग था जिस पे भी वो घिर गए, और ये पार्टी के लिए खतरनाक है, भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी के लिए खतरनाक प्रयोग है। ये प्रयोग नहीं होने चाहिए।
सरवाइव वही करेगा जो उसके लायक होगा। कोई भी हार्डलाइनर देश का प्रधानमंत्री नहीं बना है। अमित शाह हार्डलाइनर लीडर हैं और प्रधानमंत्री कोई भी बना है वो लिबरल ही रहा है, अभी तक इतिहास उठा के देख लीजिए। तो उसमें आदित्यनाथ योगी भी हार्डलाइनर लीडर हैं, वहाँ भी उनका थोड़ा बहुत जो है ना पत्ता कटते हुए दिख रहा है। लेकिन प्रमुख रूप से मुझे लगता है कि शिवराज सिंह चौहान और कई नाम हैं। नहीं, फिर हेमंत बिस्वा शर्मा जो है वो भी हार्डलाइनर लीडर है, वो भी हिंदुत्व की बात एक तरफा करते हैं। अगर आप शिवराज सिंह चौहान की बात करें तो वो भी यही बात करते हैं, बुलडोजर कार्रवाई की बात करते हैं। हाँ। तो फिर सारे तो हेडलाइनर हैं। आप अगर देखिए इन सभी में अगर कट्टर हिंदूवादी नेता के रूप में कोई स्टेब्लिश है तो योगी आदित्यनाथ है। नहीं सुनील जी, मैं यहाँ पर एक बात कहूँगा, कट्टरता की डेफिनेशन क्या है? कट्टरता तो यही है कि अगर आपको फ्लो बढ़ता हुआ नजर आएगा तो आप मुझे कट्टर बना दीजिए, मैं आपको कट्टर बना दूंगा। अगर आपको लगेगा कि कट्टरता से आपको बहुमत मिल रहा है, एक वोट खरीद पाना, अगर वोट गेन कर पाना, मैं कहूँगा सबसे बड़ा टास्क है। और जिस भी तरीके से वोट पब्लिक का मिल जाए, पॉलिटिकल पार्टीज चाहे किसी भी पार्टी की रही हो वो वही करती हैं, चाहे उसके लिए कोई कितनी मर्जी आलोचना करे। तो कट्टरता को कोई डेफिनेशन है नहीं। सवाल ये है कि क्या ये जो लाइन है सारी एक ही तरह के लोगों की लाइन है? इस लाइन में सबसे ऊपर नाम क्या योगी आदित्यनाथ का आता है? क्या योगी आदित्यनाथ को बाईपास करने के लिए अमित शाह का छोड़ा हुआ ये प्रोपोगंडा था जो कि फेल्ड हो गया? मुझे लगता है ना कि ये अभी प्रयोग जो था ना वो प्रयोग अब थमेगा नहीं। बीजेपी में खूब प्रयोग होंगे प्रधानमंत्री बनने के लिए, और इंटरनल पॉलिटिक्स भी है, कई गुटबाजी भी हैं भारतीय जनता पार्टी में, आपको दिखता नहीं है। आप एक समय में नितिन गडकरी को लेकर खूब लॉबिंग हुई, संघ भी किया, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने भी किया। अब अमित शाह को लेकर एक धड़ा मजबूती से लगा हुआ है, और मेरा मानना है कि जो भी कॉरपोरेट लॉबी डिसाइड करेगी वही पीएम होगा। मुझे लगता है कॉरपोरेट लॉबी अभी ना योगी आदित्यनाथ के पक्ष में है ना अमित शाह के पक्ष में है। कोई सॉफ्ट चेहरा जो मुख्यमंत्री रहा हो, मैं बार बार कह रहा हूँ, बहुत सारी लाइनें हैं जी। रघुबर दास हैं मुख्यमंत्री रहे हैं, सदानंद गौड़ा हैं मुख्यमंत्री रहे हैं, ठीक है, बहुत सारे नाम हैं, शिवराज सिंह चौहान तक वो लिस्ट आता है, देवेंद्र फडणवीस हैं, ठीक है। तो बहुत सारे चेहरे हैं जो मुख्यमंत्री रहे हैं, वो केंद्र में आकर अभी अपने मंत्री के रूप में सेवा दे रहे हैं। तो उनमें से कोई पीएम हो सकता है इस देश का। और मुझे लगता है आप कहते हैं ना बार बार योगी आदित्यनाथ, तो योगी आदित्यनाथ का लोग कह रहे हैं, जनता कह रही है कि भाई मोदी के बाद कौन योगी। तो ये भी कारण हो सकता है कि अचानक कोई ऐसा बात तो आफ्टर ऑल जनता की सुननी पड़ेगी भाई, जितना मर्जी आपका वो हो। हाँ, हो सकता है कि भाई योगी आदित्यनाथ सर्वमान्य नेता बन के उभर जाए, कोई विरोध ना हो। देखिए विरोध केवल पार्टी में नहीं है, अपोजिशन का एक बड़ा धड़ा भी सपोर्ट करता है कि प्रधानमंत्री कौन हो। आप समझिए इस बात को, वहाँ से भी मैसेजिंग आती है। जैसे नितिन गडकरी के एक समय में अपोजिशन बहुत चाहता था जी कि प्रधानमंत्री वो बन जाए। हाँ, लेकिन भाई प्रधानमंत्री के लिए मोदी फिट हैं, जब तक हिट है, अभी भी फिट है, हिट है, हवाई जहाज पर दौड़ के चढ़ते हैं और प्रशंसकों के बीच चले जाते हैं, अभी भी दौड़ते हुए अपने आप को फिटनेस दिखाते हैं। जब तक फिट है, जब तक हिट है। प्रधानमंत्री के लिए अभी कोई वैकेंसी भी नहीं है, तो अभी बस शगुफा लोग दे रहे हैं, लोग अपनी अपनी महत्वाकांक्षाओं को आजमा रहे हैं। अमित शाह भी लंबे अरसे से अपनी महत्वाकांक्षा को आजमा रहे हैं, यूपी में प्रयोग करके देख लिया, नुकसान हुआ है, तो उनके प्रयोग धराशायी होते रहेंगे। मुझे लगता है अभी प्रधानमंत्री की गद्दी अमित शाह से बहुत दूर है। चलिए वो तो बात रही, लेकिन बैकफुट पे मुद्दे पे आकर उसको क्लोजअप करते हैं कि क्या जो ये कानून लाया गया इसमें जातिगत भेदभाव हुआ? क्या जनता को बांटने की कोशिश सरकार की तरफ से की गई? जनता ने तो ये साफ संदेश दिया कि भाई हमें बांटने की कोशिश की गई। जनता ने एक आवाज़ में ये कहा कि अभी हमें बांटने की कोशिश की गई। हालांकि सरकार बाद में कुछ भी कहे कि स्टे आ गया, कानून बैकफुट पे जाएगा या कुछ और किया जाएगा। हालांकि ये भी है कि आपकी बात भी ठीक है कि कानून तो शायद वापस आएगा ही आएगा, कब आएगा ये मैटर करेगा। लेकिन इस पर एक दृष्टिकोण डालें तो क्या सरकार ने एक नाकाम कोशिश करी जनता को बांटने की, और उस पर सरकार को ये पता चल गया कि जो ये टेस्ट ड्राइव थी ये फेल हो गई? देखिए, आरक्षण और जातीय व्यवस्था अब भारत में हमेशा सेंसिटिव मुद्दा रहा है, चुनाव को इम्पैक्ट करते हैं ये मुद्दे। तो इस पे हाथ जलाने के लिए बीजेपी भी हमेशा आजमाती है, अपने आप को हाथ जलाई भी है
कई राज्यों में नुकसान भी हुआ है, और कई कानून ऐसे भी हैं कि जो लाकर प्रयोग के तौर पर लाई है और बीजेपी आगे बढ़ती गई है। मुझे लगता है कि नफ़े नुकसान की राजनीति बीजेपी नहीं करती है, और जो भी कानून लाती है बल प्रयोग के रूप में लाती है, पूरा होमवर्क करके लाती है। आप ट्रैक रिकॉर्ड देख लीजिए, लेकिन इसमें होमवर्क नजर नहीं आता ना। जहां हमें समझ में आता है भाई यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की जो है वहां तो है लागू, लेकिन वहीं आईआईटी में नहीं है, बाकी यूनिवर्सिटी, तो यहाँ पर होमवर्क तो नजर आता ही नहीं ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर होमवर्क नजर नहीं आता है, तैयारी नजर नहीं आती, तो साफ नजर आता है कि एक एक्सपेरिमेंट था, वो एक्सपेरिमेंट बहुत बुरी तरह से फेल हुआ। और जातीय जो भावनाएं जो मुझे लगता है कि अब दबने लगी थी, वो उठ गई। उसको प्रयोग करने के लिए भी एक अपना खेमा था, तैयार था कि इसको भी आजमाने के लिए हो सकता है कसरत किया गया हो सरकार के द्वारा। सरकार सब कुछ जानती है, यूजीसी क्या कर रही है क्या सरकार नहीं जानती है? सुप्रीम कोर्ट नहीं पता है यूजीसी क्या करने जा रही है? तो ये सब स्वतः संज्ञान लेकर ये प्रयोग नहीं होने चाहिए। देश में प्रयोग घातक हो सकते हैं। तो ये राजनीतिक पार्टियों के लिए एसेट्स हो सकता है, लेकिन आम जनता तो इसमें पिसी रही है ना। लेकिन क्या जब ये प्रयोग फेल हुआ, क्या कोई फायदा नजर आया विपक्ष को कि हाँ भी हमें इससे अब फायदा हो जाएगा, या जनता ने रुख मोड़ लिया है? विपक्ष की तो बोलती बंद थी, विपक्ष तो बोल ही नहीं रहा था। क्यों नहीं बोल? इसकी विसंगतियों पे खुल के नहीं बोल रहा था, कोई खुल के नहीं बोल रहा था। कुछ रीजनल पार्टी के नेता जरूर बोल रहे थे, अखिलेश यादव बोल रहे थे, कुछ रीजनल पार्टी के नेता बोल रहे थे, लेकिन प्रमुख विपक्षी दल जो है कांग्रेस, किसी का स्टेटमेंट आप देख लीजिए, ये कानून वापस होना चाहिए, क्या किसी ने कोई आंदोलन किया? नहीं किया। देखिए, कुल मिलाकर ये जो डिबेट है इसका तर्क ये निकलता है कि ये एक ऐसा आग का गोला था जिसको हाथ पर रखने की कोशिश की किसी ने नहीं। हालांकि एक्सपेरिमेंट बीजेपी की तरफ से रहा और हाल फिलहाल स्टे लग गया है, लेकिन जो निष्कर्ष नज़र आता है वो यही है कि ये कानून वापस आएंगे और फिर सरकार की गले का जो है हड्डी बन सकते हैं। इसी उम्मीद के साथ कि भाई जो भी होगा जनता के हित में होगा। आप लोगों से फिर हम दोनों एक बार मुलाकात करेंगे। आज का बहुत बेहतरीन डिबेट रहा। मेरे साथ सुनील जायसवाल थे, मैं हूं गुरुदेव वर्मा। बहुत बहुत शुक्रिया।